हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, कंटिन्यू करेंगे आज ऑब्वियसली। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी के बारे में जो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में भी। वैसे भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे तो सबको पता ही है। मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी वही एनर्जी होती है जो हमारे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे ना डिपेंड करे, ठीक है। जो हमारे वर्च्यू से खुद आएगी एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। या किसी भी सिस्टम का जो खुद का उसका एनर्जी होता है, वो बिना किसी अदर सप्लाई या अदर किसी एक्सटर्नल फोर्स के जो एनर्जी उसका होता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इस इंटरनल एनर्जी के बारे में दो बातें करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हीट एनर्जी है Q, ठीक है, और एक है वर्क। इन दो बातों से बात करेंगे हम, ठीक है। एक वर्क, तो होता ये है कि इंटरनल एनर्जी सपोज करें कि सिस्टम हो गया, ठीक है। एक सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पे करूँगा हीट जो है, अगर मैं हीट यहाँ पे सप्लाई करूँ, हीट जो है अगर मैं इसमें सप्लाई करूँ तो इसका इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि हीट इसने सप्लाई की। सपोज करो हीट इसमें से बाहर निकलता है, अगर सिस्टम जो है हीट रिलीज करता है तो उस केस में क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये कि अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे उसका एनर्जी बढ़ेगा, उसके सिस्टम में से अगर हीट सिस्टम खुद हीट रिलीज करेगा तो उसकी जो एनर्जी है डाउन हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं वर्क से बात करूं, सपोज करो कि यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, थोड़ा बहुत वर्क अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी जो है इंक्रीज होती है क्योंकि हमने काम इसके ऊपर किया है, सिस्टम के ऊपर काम किया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो काम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वर्क लूज की या वर्क डन बाय द सिस्टम की, अगर सिस्टम कुछ काम करता है तो सिस्टम थक जाएगा। वैसे नॉर्मली बोल रहा हूँ थक जाएगा इन दैट सेंस की, कैजुअल सेंस में बोल रहा था मैं, थक जाने का मतलब यही होगी उसकी एनर्जी जो है डाउन होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी को इन दो पॉइंट से जोड़ना है हमने, एक हीट एनर्जी के साथ और दूसरा वर्क डन के साथ। क्लियर है? हीट अगर इस पे अप्लाई करें तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, हीट अगर ये सप्लाई करे तो एनर्जी घटेगी, ठीक है। वर्क डन अगर इसके ऊपर होता है तो एनर्जी इंक्रीज अप होता है, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो जो वर्क डन आई मीन सॉरी जो उसकी इंटरनल एनर्जी वो थोड़ी कम होगी। तो ये फर्क पड़ता है हीट का और वर्क का। किसके ऊपर पड़ेगा? इंटरनल एनर्जी। किसकी इंटरनल एनर्जी? थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। क्लियर है सभी को? ओके, आगे जो है नोट डाउन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये तो हो जाएगा, neither be created and cannot be destroyed but it can change from one form to another form, ठीक है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, जैसे कि हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी को कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है बड़े सिंपल वे में ना। अब जो यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकल फॉर्म में। जैसे होगा सपोज करें एक सिस्टम है हमारे पास और उसका अपना एक इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इस सिस्टम के ऊपर अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि जो उसकी हीट एनर्जी है उसने अब्सॉर्ब कर ली सिस्टम ने, तो उसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा U1 प्लस क्यू। कितना हो जाएगा? U1 प्लस क्यू। हीट सप्लाई की है दैट मीन्स वर्क डन हुआ है। वर्क डन होने का क्या मतलब हुआ, एक नई एनर्जी उसमें वर्क डन उसमें ऐड अप करेंगे हम, जैसा भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा U1 प्लस क्यू प्लस W, ठीक है। जो हीट एनर्जी वो सप्लाई की, अब्सॉर्ब कर लिया, इस पे कुछ काम हुआ वो इसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो कुल मिलाकर के एनर्जी किसके इक्वल होगी? U1 प्लस क्यू प्लस W, इसको मान लेते हैं U2 के इक्वल। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक चीज आती है, U2 इज इक्वल टू होता है U1 प्लस क्यू प्लस W। U1 को इधर लेंगे तो हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्यू प्लस W, और इसकी अगर बात करते ये होता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा सा एक्सप्रेशन, जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है बेसिकली, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, आगे काम करते हैं फिर हम वर्क डन के ऊपर कि वर्क डन की प्रेजेंस में सॉरी वर्क डन की फॉर्म में इसको हम कैसे डिराइव करें, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का,
change in internal enthalpy is always equal to the sum of heat energy and the work done on the system. ठीक है, तो ये नोट करने के बाद एक प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सिस्टम की, ठीक है, तो उसको कवर अप करता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे होता है ये। देखो क्या है, सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ एक पिस्टन लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक पिस्टन, ये पिस्टन होगा फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होगा, ताकि ये जब नीचे जाए तो कोई फ्रिक्शन की वजह से एरर्स ना आए फोर्स में, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये इसका नॉर्मल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट नॉर्मल, कि बिना किसी वेट के, सपोज कर इस पे कोई फोर्स लगाता हूँ या कोई वेट रख देता हूँ, इस सरफेस पे कोई वेट रख देता हूँ, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। सपोज करो इस पे कोई वेट नहीं है, और वेटलेस होने के बाद जो इसका इनिशियल स्टेट है, सपोज करते हैं वो ये होगा, ठीक है। इसको मैं 0 या 1 0 मार्क कर देते हैं इसको फिर, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इसकी मार्किंग हो जाएगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ V1 और ये V2, ठीक है, ये V1 और V2 मान लेता हूँ मैं, वैसे मैंने इसको ले लिया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये V1 रहेगा, ये V2, इसको इनिशियल वॉल्यूम कह सकते हो और ये फाइनल वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करनी है हमने, सपोज करो मैं इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पे यहाँ 10 kg का वेट रखता हूँ, ठीक है, एक स्टोन कह लो, ठीक है, या एक वेट कह लो, सॉलिड वेट कह लो, मैंने 10 kg का रखा, 10 kg का वेट रखने के बाद सपोज करो कि ये इस पॉइंट तक चला जाता है, ठीक है, किस वेट पे चला जाएगा, इस 10 kg के वेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये पिस्टन इधर आ जाएगा, तो इसको मैं बना देता हूँ बेसिकली स्टेप से, ठीक है, ये 10 kg वेट रखने के बाद इसकी ये पोजीशन आई। अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, अगर मैं 10 kg हटाऊंगा तो क्या होगा, ये वापस से उस स्टेट में चला जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं 5 kg का सॉलिड वेट यहाँ रखता हूँ, 5 kg का सॉलिड वेट यहाँ रखता हूँ, तो क्या होगा उस केस में, तब भी इसी स्टेट पे जाएगा, क्योंकि ये 10 kg वेट का एक इनिशियल स्टेट है कि 10 kg वेट रखेंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, 10 kg का जो फोर्स होगा वो यहाँ पे लेके चला जाएगा इसको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ऊपर से नीचे आने का, ठीक है, ये एक फास्ट प्रोसेस हो रहा है। फास्ट प्रोसेस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं होंगे वो फास्ट प्रोसेस होते हैं, लिखवाया था ये, ठीक है, प्रीवियस क्लास में बताया था ये मैंने ना। अब देखो जरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ 1 kg के 10 टाइम्स वेट रख लेता हूँ, ठीक है, इंटू में 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 kg के 10 वेट रख देता हूँ, वो भी इसी लाइन तक जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं 1 kg रखूंगा तो ये नीचे जाएगा धीरे से, फिर 1 पे धीरे से नीचे, इस तरह से 10 टाइम्स ये नीचे जाएगा, इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम तक नीचे जाएगा, ठीक है, वेट के हिसाब से जाएगा। सपोज करो मैंने 9 तक वेट रख दिया तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहाँ पे, और जैसे ही मैं एक वेट और बढ़ाऊं तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर 9 के केस में 1 वेट हटा लूं तो ये हो जाएगा ऊपर, यानी कि ये जो चीज है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये तो है 1 वर्क, ठीक है ना, एक ये पूरा प्रोसेस है। 10 kg में इकट्ठा रख दूं तो इकट्ठा नीचे चला जाएगा, तो इसको मैं कहूंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं 1 kg रखता हूं तो ये इधर ही आएगा, सिर्फ 2 kg में इधर आ जाएगा, 3 kg में इधर आ जाएगा, और जैसे मैंने 3 kg के बाद वेट हटा लिया तो ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 kg से वेट कम रखूंगा तो ये रिवर्सिबल जाएगा, जो इसका पिस्टन का सरफेस जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ वापस चला जाएगा, यानी कि एक पूरा प्रोसेस था नहीं, पूरा नीचे आने तक का, एक ही बारे में पूरा नीचे आने तक का। और जब मैं धीरे धीरे करके वेट रखूंगा तो वो प्रोसेस स्लो भी होगा, ठीक है, रिवर्सिबल के केस में, और वो इस पूरे स्टेट में कहीं से भी ऊपर उठाया जा सकता है, कहीं से भी ऊपर उठा सकते हो, ठीक है। कहां से ऊपर उठा सकते हो उसको, जहां से भी वेट कम करना शुरू करोगे वहीं से वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 चीजें मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ वो ये रहेगी कि यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, देखो अंदर भी कोई ना कोई चीज है, गैसेज है, ठीक है, तो अब मैं अंदर के प्रेशर को बोलूंगा इंटरनल प्रेशर और बाहर के प्रेशर को बोलूंगा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। बाहर के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर 2 केसेस होते हैं,
P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो वर्क है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट के केस में वर्क जीरो होगा, यानी कि जब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होंगे तो उसके केस में क्या होगा, वर्क क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। दूसरी बात करें, ये तो है इक्वल, और एक होता है अनइक्वल का केस। अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाते हैं दूसरे के, तो इसमें दो केसेस आएंगे, या तो इंटरनल रेटर होगा या फिर होगा एक्सटर्नल रेटर, दोनों ही केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लेना है रिवर्सिबल का केस। रिवर्सिबल का केस कब होगा, जब पिस्टन ऊपर जाना शुरू करेगा, यानी कि इंटरनल फोर्स ज्यादा हो। तो एक बार हम इसको पिक करके चलते हैं, ठीक है, इस वाले केस को। देखो क्या होगा, टॉपिक नोट करेंगे इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क के टर्म्स में हमने करना है इसको। देखते कैसे होगा ये। जो फोर्स है यानी कि जो वर्क है, वो वर्क हम ले लेते हैं एक्सटर्नल क्योंकि ज्यादा है, तो माइनस पी ई एक्स डी वी के, डी डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा माइनस पी ई एक्स डी वी के। ये स्टेटमेंट कहां से लिख दी डायरेक्टली मैंने उठा करके, उसको समझो पहले। देखो मैंने कहा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, सॉरी कम है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, माइनस में दिखा दिया ये, ठीक है। माइनस इस चीज को भी सिंबलाइज करता है कि जो पिस्टन है अप साइड में जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल के लिए चला जाएगा साइन, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए मैंने ये v लिख दिया यहाँ पर, और d किसके लिए लिखा है, स्मॉल चेंज के लिए, तो स्मॉल चेंज होगा वर्क में, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, काफी स्लो होता है, स्लो होगा तो वर्क भी उसमें कम होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होगी उसमें, ये चीज क्लियर है, तो यहां से आ जाएगा। तो फोर्स की जगह प्रेशर लिखते हैं, क्योंकि प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, तो प्रेशर उसकी वजह से आ गया, और वॉल्यूम पता ही है किस वजह से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल चेंज इन वर्क, स्मॉल चेंज इन वर्क या स्मॉल वर्क डन, ठीक है, माइनस पीई एक्स, ये हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। यहां पर मेंशन कर लोगे हियर माइनस साइन इंडिकेट्स pressure is low and process is reversible, ठीक है, प्रोसेस जो है रिवर्सिबल हो जाएगा। डी जो होगा वो होगा स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वही चीज यहां लिखी हुई है, क्लियर है सभी को, ठीक है। करना है यहाँ पे सिर्फ इतना है, इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें स्मॉल चेंज को बिगर चेंज में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स डी वी, ठीक है। फोर्स जो है कांस्टेंट ही रहना है, इसलिए उसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे इसका, ठीक है। अच्छा वी जो है वो v1 से लेकर के v2 तक की इसकी वैल्यू लगा देंगे हम, v1 से 2 तक, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक, v से इंटीग्रेशन कट जाना है, ठीक है, इसकी लिमिट्स लगी हुई, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई एक्स v2 माइनस v1, w इज इक्वल टू जाएगा माइनस पी ई एक्स डेल v, ठीक है, या इसको सिंपली लिख दो डेल v, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सटर्नल भी हटा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सिंपल ही हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल पी, तो ये आ गया वर्क, ठीक है, वर्क आ जाएगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। तो इसको करना क्या है, हमने देखो कल इसी लेक्चर में मैं डिराइव किया था, डेल यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल हमने निकाला था, तो इस वैल्यू को एज इट इज इसमें पुट कर देंगे, तो डेल यू जो है वो हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग था ना, ये हो जाएगा Q प्लस की बजाय माइनस ही आ जाएगा डायरेक्टली, माइनस P डेल V, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट मान लूं, पहले तो इसको इनबॉक्स कर लो, और यहाँ पे लिखते हैं इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट
ऊपर वाली जो वैल्यू है वो उसको हम लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी। जो ये वैल्यू है क्यू वी की इक्वल आ जाएगा। v सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने कांस्टेंट रखा है इसको, ठीक है। v कांस्टेंट रखा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, p से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रह जाएगा सिर्फ q, तो डेल u इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको आप याद रखोगे, ये आगे जो है हम जो स्टडी करेंगे उसमें काम आएगी, ठीक है। फिलहाल जो है इसको नोट करो, हमने इतना ही कवर करना है इस लेक्चर में, बाकी जो है एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके।